हर रोज की तरह राजपथ पे हम आपके लिए देश के तमाम हिस्सों से जुड़ी कई बड़ी खबरें लेकर आए हैं, लेकिन उन खबरों पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन सी वो खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया के ट्रेंड में आज जम्मू कश्मीर का चुनाव है, तो साथ ही एकनाथ शिंदे गौ सेवक के नाम से ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही एक्टर गोविंदा भी सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड का हिस्सा है। पहली ट्रेंडिंग स्टोरी की जानकारी जरा आपको दे दें। दरअसल जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण था, जहां 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और 415 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। वहीं दूसरे ट्रेंड पर एकनाथ शिंदे हैं, जिनकी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। देसी गाय को शिंदे सरकार ने राज्य माता का दर्जा दिया। पिछले काफी दिनों से ये दर्जा देने की मांग उठाई जा रही थी। तीसरे ट्रेंड पर गोविंदा है, जो कि पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं। गोविंदा अपनी ही बंदूक से चली गोली से घायल हुए। दरअसल रिवॉल्वर रखते समय मिसफायर उनकी जो है रिवॉल्वर हुई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। अब ये तो हो गया उन ट्रेंडिंग स्टोरीज की बात जो कि आज सोशल मीडिया पर छाई रही। और अब आगे बढ़ते हैं और खबरों का जरा जिक्र करें। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आज योगी सरकार की कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं कई तरह के अहम फैसले भी लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से संचालित करने और संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण का फैसला लिया। साथ ही मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने प्रोत्साहन नीति को मंजूरी भी दी गई। वहीं कुछ और अहम फैसले किए गए हैं, जिनकी जानकारी जरा आपको दे दें। सबसे अहम है उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने यानी कि अपने कारोबार करने के इच्छुक युवाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। इस योजना को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम दिया गया और इसके तहत हर एक साल 1 लाख युवाओं को इसका लाभ भी दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है, जहां निजी विश्वविद्यालय खोलने पर अब प्राइवेट क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं केडी विश्वविद्यालय गाजियाबाद और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को मान्यता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के पास की माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को लेने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। आईटी को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। आईटी सेक्टर में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को राहत मिल सकती है। वहीं साल 2017 में तैयार की गई औद्योगिक निवेश नीति को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है और निवेशकों को प्रोत्साहन देने का रास्ता भी साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की सियासत में इन दिनों MUDA स्कैम सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि स्कैम के नाम पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस्तीफे तक की मांग की जा रही होंगे। इसी बीच अब खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपनी पत्नी के एक फैसले पर हैरान है। दरअसल सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ उन्हें दिए गए सभी 14 भूखंडों को वापस कर दिया। अब इसी बीच राज्य लोकायुक्त की तरफ से दर्ज FIR का संज्ञान लेते हुए ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या पार्वती के 14 भूखंडों को लौटाने के बाद उनके और उनके पति सिद्धरमैया कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे? इस सवाल का जवाब सीधा है नहीं। वो कैसे, जरा आपको ये भी समझाते हैं। असल में ईडी जैसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है आर्थिक अपराध की जांच करना। ऐसे में अगर नियमों की अनदेखी करके कोई अनियमितता होती है तो प्रक्रिया को रद्द कर देने से अपराध भी रद्द नहीं होता है। ईडी ने अपनी ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए PMLA की धाराएं लगाई है, जो कि पुलिस FIR के बराबर मानी जाती है। PMLA के प्रावधानों के मुताबिक आरोपी को खुद ही कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। यानी ईडी अगर MUDA घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। प्रक्रिया के हिसाब से ईडी को आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने और यहां तक कि जांच के दौरान उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार होता है। और घोटाले के इस आरोप में घिरे सिद्धरमैया से अब बीजेपी इस्तीफे तक की मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सीएम की पत्नी ने 14 प्लॉट वापस लौटाए हैं। ऐसे में उन्होंने एक तरीके से अपने जुर्म पर खुद ही मुहर लगाई है और अब सिद्धरमैया को इस्तीफा देना चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है। आप एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह पेश आए। आपने पहले गवर्नर को गाली दी, आपने CBI को ब्लॉक किया, आपने संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाया। अब आप बोल रहे हैं मैं रिटर्न कर दूंगा। ऐसे नहीं चलता।
अब केवल लेटर ऑफ रेजिग्नेशन चाहिए, नो रिडेम्पशन, नो रिटर्न, ओनली रेजिग्नेशन। अब सवाल यहां उठता है कि अब बीजेपी जिस घोटाले का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को लगातार घेर रही है, पिछले 2 महीने से बीजेपी ने जिस MUDA का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर एक के बाद एक निशाने साधे, यहां तक कि सिद्धरमैया से इस्तीफा मांगा जा रहा है और उनकी पत्नी पार्वती को जमीनें वापस लौटाना पड़ा। असल में वो MUDA स्कैम है क्या? दावा किया जा रहा है कि MUDA में हुआ जो घोटाला है वो 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आरोप है कि मैसूरू में एक पॉश इलाके में मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए गए। इस जमीन की कीमत MUDA की तरफ से अधिग्रहित उनकी जमीन के दाम की तुलना में बहुत ज्यादा है। MUDA ने पार्वती की तकरीबन 3.16 एकड़ जमीन के बदले में उन्हें 50-50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किया। यही पूरा मुद्दा जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आया। अब बीजेपी का आरोप यह है कि MUDA के 50-50 वाले फॉर्मूले का गलत इस्तेमाल करते हुए कीमत के मुकाबले ज्यादा पैसे दिए गए, जिसको लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब से जांच शुरू हुई, बीजेपी और भी बड़े पैमाने पर हमलावर हो रही है। समय पहले कर्नाटका हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी माना था कि जो गवर्नर ने सैंक्शन दिया वो सही है और सिद्धरमैया जी ने अपने परिवार को 55 करोड़ का नाजायज फायदा दिलवाया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में करप्शन की दुकान चलती है और इस करप्शन की दुकान को अप्रोप्रिएट और इसके किंग कोई अगर है तो वो राहुल गांधी जी हैं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा कांग्रेस का नेता। आज कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी का इस्तीफा चाहती है। अब यहां पर बीजेपी सीधे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है और MUDA के 50-50 फॉर्मूले को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। ऐसे में MUDA का ये 50-50 का फॉर्मूला था क्या, जिसके तहत जमीनों के बंटवारे में ये खेल खेला गया, ये भी जरा आपको समझा देते हैं। दरअसल वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए MUDA ने 2020 में 50-50 अनुपात योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण किसी भी जमीन पर आवासीय लेआउट विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। वही जमीन के मालिकों को 50% जमीन किसी विकसित जगह पर दी जाएगी। ये पूरा प्लान था। इससे MUDA को की जो ली हुई जमीन है उसके लिए आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने में मदद मिलती, लेकिन इस बढ़ते विवाद के चलते 2023 में स्कीम को वापस भी लिया गया। अब कर्नाटक के CM सिद्धरमैया की पत्नी 2021 में MUDA की स्कीम के लाभार्थियों में से एक रही हैं, जिसके चलते सिद्धरमैया भी अब बीजेपी के निशाने पर है। वहीं उनकी पत्नी पार्वती ने अपनी जमीनों को वापस कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी कितनी भी हमलावर हो, कांग्रेस सिद्धरमैया के साथ खड़ी नजर आ रही है और उनको पूरी तरीके से पाक साफ बता रही है और बीजेपी पर साजिश रचने का गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। जिसके पास कुछ छिपाने को है ही नहीं, उसको इस तरह से ये प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं। हमारे सिद्धरमैया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पाक साफ है उनका दामन। उन्हें कोई घबराहट नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। जितना चाहे ये प्रताड़ित कर दें, बाल नहीं बांका कर सकते सिद्धरमैया जी का। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच CBI एक बड़ा ऑपरेशन इस समय चला रही है। ऑपरेशन चक्र 3 के तहत देश भर के तमाम इलाकों में CBI लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। CBI ने बताया है कि इस मामले में मिले इनपुट के आधार पर 24 सितंबर को FIR दर्ज की गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। CBI ने वैश्विक स्तर पर लोगों के साथ साइबर ठगी करने के आरोप में 26 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्र 3 के तहत ये कार्रवाई पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम में 32 अलग अलग जगह पर छापेमारी के साथ शुरू हुई है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने 58,45,000 रुपए बरामद भी किए और लॉकर की चाबियां, साथ ही 3 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है। दरअसल पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम में अवैध रूप से 4 कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे थे। यहां पर CBI ने कॉल सेंटर और इन्हें चलाने वाले आरोपियों से संबंधित 32 ठिकाने पर छापेमारी की। यहां पर CBI ने 170 लोगों को पकड़ा है। इनमें से अभी तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी से पूछताछ करके उनकी इन कॉल सेंटर्स में भूमिका की जांच हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों में पुणे में 10, हैदराबाद से 5 और विशाखापट्टनम से 11 आरोपी शामिल हैं। दरअसल आज के डिजिटल युग में साइबर ठगी एक बड़ी समस्या है। ऑनलाइन लेन देन हो, सोशल मीडिया और इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल हो,
साइबर अपराधियों के लिए नए मौके पैदा कर रहा है और वो लगातार नए नए तरीके अपना करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर एक्शन की भी अब जरूरत आन पड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार लगातार अभियान चला रही है। इसका असर जो है वो पश्चिम बंगाल में भी नजर आया, जहां पर एनआईए ने आज नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत 12 अलग अलग जगह पर एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए की ये जो छापेमारी है वो माओवादियों के ठिकानों से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए 2 महिलाओं और उनके सहयोगियों के माओवादियों के साथ संबंधों को लेकर के ये कार्रवाई की गई। इन महिलाओं ने पूर्वी भारत में माओवादी नेटवर्क फैलाने के लिए उन्हें भेजे गए पैसों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया। वही कार्रवाई पश्चिम बंगाल के किन अलग अलग इलाकों में हुई वो भी जरा आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में आज एनआईए ने पानीहाटी, बैरकपुर, इसके साथ ही सौदेपुर और आसनसोल समेत कई ठिकानों पर जांच पड़ताल की। ये देखिए, ये वो इलाका है, मैप पर आपको दिखा रहे हैं। सौदेपुर, बैरकपुर, पानीहाटी और आसनसोल, इन ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक माओवादी संगठन में इन लोगों की भूमिका का जो है वो पता लगाने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। वहीं छापेमारी के दौरान एनआईए ने कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर माओवादी गुट का भांडाफोड़ करने में एनआईए को बड़ी कामयाबी का दावा भी किया जा रहा है। असल में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य और जिलों में माओवादियों का संगठन अभी भी फैला हुआ है। एनआईए की टीम इसी संगठन को खत्म करने के मकसद से कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल से जो एनआईए को दस्तावेज हासिल हुए, इससे नक्सलों के नेटवर्क के खुलासे में और उनके इलाके तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। तो एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और काफी हद तक कामयाबी हाथ लगी। वहीं पश्चिम बंगाल में जो खबर है वो सुर्खियां बटोरती रही आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर के और वहां हुए कांड को लेकर के। हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी घटना का गुस्सा अभी तक शांत हुआ नहीं है। पिछली बार 42 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद काम पर लौट गए। लेकिन फिर एक बार जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दिया है। इसी बीच डॉक्टर्स ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरीके से काम बंद कर दिया और इनकी मांग है कि उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए। इस बार डॉक्टर्स ने सरकार पर सुरक्षा की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगाया। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि वो बिना डर के अपनी सेवाएं दे पाए। यह हड़ताल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ममता सरकार के रवैये से असंतुष्ट होकर की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हों। इससे पहले जूनियर डॉक्टर 10 अगस्त से लेकर के 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। 21 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर वापस आए थे। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की सुरक्षा में कोताही पर ममता सरकार को अस्पतालों में 15 दिन में सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए। अब इस बार हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि इससे पहले हम 42 दिनों तक लगातार प्रदर्शन करते रहे। 21 सितंबर को हमें आंशिक रूप से अपने ड्यूटी पर हम लौटे, लेकिन राज्य सरकार ने हमारी सुरक्षा की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके चलते डॉक्टर्स ने आज फिर से हड़ताल का ऐलान किया। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि ममता सरकार ने वादे तो किए लेकिन सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर का रुख करते हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ आज बड़ा हादसा हो गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक्टर को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से पैर में गोली लगी। दरअसल रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने के चलते यह हादसा हो गया। गोविंदा उसे साफ कर रहे थे, अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई जो उनके पैर में घुटने के नीचे जा लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उन्हें आईसीयू में एडमिट भी किया गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। वहीं गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि गोविंदा एक प्रोग्राम में शामिल होने कोलकाता जाने वाले थे। उनकी पत्नी पहले ही कोलकाता पहुंच गई थी। गोविंदा की फ्लाइट 6 बजे की थी, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई। अलमारी में रिवॉल्वर रखते हुए गलती से वो दब गई और उनके पैर में चोट लग गई। उनके पैर से गोली फिलहाल निकाल दी गई है और वो डॉक्टर की देखरेख में आईसीयू में भर्ती है। गोविंदा जी स्वस्थ हैं और हंस के मिले मुझे, और
उनको देख के मेरा रोना निकल गया। तो यही बोले कि बेटा घबरा मत, और बजरंग बली की बहुत बहुत कृपा है कि बला टल गई है और वो एकदम स्वस्थ हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना होएं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में गोकशी के आरोप में 3 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता वंशिका गुप्ता की तहरीर पर एयरपोर्ट थाने में शमशाद आरिफ, नूर अली के बेटे और 20 अन्य अनजान लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 और गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने तहरीर में कहा है कि 30 सितंबर को सुबह 5 बजे गोकशी की जानकारी मिलने पर बजरंग सेना गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण श्रीवास्तव और महामंत्री ऋतिक यादव भीटी गांव के पीछे नदी के पास पहुंचे। वंशिका का आरोप है कि कृष्ण श्रीवास्तव और ऋतिक यादव ने भीटी गांव के पीछे नदी के पास पहुंचकर देखा कि 15 से 20 लोग गोवंशों का वध कर उन्हें डिब्बों और बोरों में भर करके बेचने ले जा रहे हैं। आरोपियों की नजर जैसे ही कृष्ण और ऋतिक पर पड़ी तो वो उन्हें जान से मारने के लिए दौड़े और दोनों किसी तरीके से वहां पर जान बचा करके भागे। एफआईआर में यह भी बताया गया कि मौके पर गोवंश का मांस, खाल और खून मिला, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा गोमांस और खाल के नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे भी गए। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर स्वर्ग सा नजर आ रहा है। देश और विदेश से आए विशेष फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से माता का दरबार बेहद भव्य रूप से सजाया गया। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र के लिए माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान पूरी तरीके से भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। ऐसा ही सुंदर नजारा मां वैष्णो देवी भवन मार्ग पर प्रसिद्ध अर्धकुंवारी मंदिर प्रवेश द्वार, दर्शनी, ड्योढ़ी, नए ताराकोट मार्ग स्थल, छांची छत, भैरव मंदिर पर भी देखने को मिल रहा है। तकरीबन 40 से 50 ट्रक देसी और विदेशी फल फूलों से मां वैष्णो देवी भवन परिसर की विभिन्न सजावट की गई। सजावट को भव्य रूप देने को लेकर के तकरीबन 400 नामी कारीगर लगातार जुटे हुए हैं। मां वैष्णो देवी के पूरे भवन परिसर को अलग अलग तरीके से फल फूलों से सजाया गया, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह विशाल भंडार भी बनाए गए। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर यह सजावट की जानी है। जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां वैष्णो देवी दरबार के, जहां पर अलग अलग फूलों की सजावट इस समय की जा रही है। नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है और उससे पहले मां वैष्णो देवी का ये जो गुफा है, ये जो मंदिर है, वो पूरी तरीके से सजाया जा रहा है।